जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतरीन हैं, एकदम शानदार हैं। एक बार आप सभी बताएंगे आप सब कैसे हैं। एक बार सभी प्यारे भाई बहन सभी छात्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। और मुस्कुराहट के साथ बताएंगे आप सब कैसे हैं। गौरव पाल, कपिल, लालजी, कोमल रानी, अखिलेश, कपिल, बहुत बढ़िया शानदार स्वागत है बच्चे सभी लोगों का। सभी लोगों का बहुत ज़बरदस्त स्वागत है और आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। और आगे शुरू करते हैं बच्चे हम क्लास को। जैसे कि कल की क्लास के बारे में आप सभी जानते हैं, कल आपका कोर्स शुरू हुआ था बच्चे। और ये जो क्लास है आपकी वो यूपी पुलिस, आपका लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल और ग्रुप डी के लिए है। तो कल हम एक क्लास कर चुके थे। कल की एक क्लास में मैं आपको बता रहा था मानव विकास के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ है। हम ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज की तरफ आए तो हमें किस किस चीज़ का ज्ञान हुआ, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है। उसके बाद में हमने शुरू किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बस 4 पॉइंट बताए थे कि उसका जो पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल, उत्तरी और दक्षिणी स्थल कौन से हैं। यानी कि जो आपका बच्चे उसका ईस्ट प्लेस था, वेस्ट प्लेस, नॉर्थ प्लेस एंड साउथ प्लेस की हम बात कर चुके थे। अभी आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगर। और बच्चे नगर सबसे प्रमुख है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है कि साक्ष्य कहाँ से मिले, एविडेंस कहाँ से मिले। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के चिन्ह आपको किस जगह से मिले हैं। ठीक है। पूछ लेगा कछुए की हड्डी के साक्ष्य, जो आपका कछुआ है उसकी हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले, ऊंट की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले, पशुपतिनाथ जिसकी ये पूजा करते थे उसके साक्ष्य कहाँ से मिले। तो ये सारी चीज़ें हम जान रहे होंगे। बहुत अच्छे से स्वागत है बच्चे, सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू है। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो बच्चे अभी शुरू करने वाले हैं हम। मैंने बताया था मैं बोल रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता ये हम पढ़ रहे थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, पहले मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बता देता हूं। क्या इनके बारे में विशेष बात है, स्पेशलिटीज़ क्या हैं जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाती हैं। पहली बात तो बच्चे इसका क्षेत्रफल, एरिया कितना था, ये जो फैला हुआ है। अगर हम आज देखते हैं वर्तमान में तो इसका क्षेत्रफल सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको हमेशा याद रखना है 12,99,000, बोलेंगे 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका अगर जो स्थल खोजे गए हैं उनका हम अगर एरिया नापते हैं तो एरिया कितना है, 12,99,600 कुछ है, लेकिन आप 12,99,000 ही याद रखेंगे। ठीक है। तो ये तो इसका आपका एरिया हुआ, ये महत्वपूर्ण बात है। और बच्चे इसका ये जो व्यवस्था थी इसकी, जो आर्किटेक्चर था, क्या बोलेंगे, जो इसका आर्किटेक्चर था। आर्किटेक्चर से मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे उनकी विशेषता क्या थी, क्या आर्किटेक्चर था, कैसे वो बनाए जाते थे। तो लिखना उनकी व्यवस्था थी कि वो 2 टीलों में विभाजित थे। किसमें, 2 टीलों में विभाजित थे। किसमें डिवाइडेड थे, बोलेंगे एक बार, 2 टीलों में विभाजित थे। आप पूछेंगे भैया जी टीला क्या होता है। जैसे कि आपका गांव है या शहर है, आप देखते होंगे तो ये लोग 2 हिस्से रखते थे बच्चे, ऐसे एक हिस्सा ये हुआ और एक हिस्सा हुआ ये पश्चिम की साइड है, ये पूर्व की साइड अगर हम दिशा देखें तो। ठीक है। तो इसको बोलते थे पश्चिमी टीला, ये क्या है, ये वेस्ट टीला था। ठीक है। और ये था आपका ईस्ट टीला, पूर्वी टीला। ये क्यों 2 टीले क्यों बनाए थे इन लोगों ने, तो यहां से देखो कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक है पश्चिमी टीले में निवास करने वाले लोग कौन थे। पश्चिमी टीले में कौन निवास करता था, तो जो राजा लोग हुआ करते थे, यानी मुख्य लोग थे, जो पूजा करने वाले लोग थे, राजा और पुरोहित जैसे लोग, यानी हम बोल सकते हैं जो उच्च वर्ग था, उच्च वर्ग आपका निवास करता था पश्चिमी टीले में। ठीक है। और पूर्वी टीले में क्या था, इसमें निम्न वर्ग निवास करता था। निम्न वर्ग से मतलब है जो आपके किसान हुए, फार्मर्स हुए, ठीक है, जो लेबर हुई आपकी बच्चे, मजदूर हुए, ये कौन से टीले में निवास करते थे, तो आप बोलेंगे पूर्वी टीले में निवास करते थे। अब यहां से कितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पूछा गया है सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो मुख्यतः कितने टीलों में विभाजित थी, तो सभी लोगों का आंसर आएगा भैया जी 2 टीलों में विभाजित थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। लेकिन एक विशेष प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जो 3 टीलों में विभाजित था। 3 टीले से मतलब पश्चिमी टीला,
पूर्वी टीला और एक टीला आ जाएगा मध्य टीला। मैं आपको आगे बताऊंगा। धौलावीरा वो नगर था जो 3 टीलों में विभाजित था। तो कहीं भी बच्चे मैं पूरी क्लास में टीले का नाम लूंगा तो एक बार थम्स अप करके बताओगे मुझे कि आप समझ पाएंगे ना मैं टीला क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये स्थल थे, ये थोड़ा ऊंचे पर स्थिर होते थे सुरक्षा की दृष्टि से, और इन पर कई जगह अब मैं आपको बताऊंगा सेफ्टी वॉल्स लगाई जाती थी, सुरक्षा दीवारें लगाई जाती थी, ताकि बाढ़ या कोई विदेशी आक्रमण है उससे इसको बचाया जा सके। ठीक है, तो ये बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको बार बार सामने आएंगी, तो आपको समझते रहना। तो व्यवस्था क्या थी इसकी, 2 टीलों में विभाजित थे इसके सभी नगर। और एक्सेप्शन क्या हो गया, एक्सेप्शन क्या हो गया, जो धौलावीरा है, नोट कर लेना, सभी तो 2 टीलों में थे, लेकिन जो धौलावीरा स्थल होगा वो 3 टीलों में विभाजित होगा। किसमें, 3 टीलों में। ये सभी बातें मैं आपको आगे भी बताऊंगा। आगे बढ़ेंगे बच्चे, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे इसमें बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी वो लिपि थी भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसी को हम बोलते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि को पिक्टोग्राफी। क्या था, पिक्टोग्राफी बोलते हैं। पिक्टोग्राफी का क्या मीनिंग हुआ भैया जी, जैसे बच्चे आज आप जानते हो, आपने बोला मुझे पानी दे दो, ठीक है, तो पानी को आप अगर लिख करके बताएंगे तो पानी ऐसे लिखोगे, आपने हिंदी में लिखा, या फिर आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज गिव मी सम वाटर, ठीक है, या अंग्रेजी में बोलेंगे। तो किसी भी चीज को लिखना यही लिपि कहलाता है। हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में हमारी लिपि कौन सी है जो आप हिंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं, देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है, हिंदी कौन सी भाषा से आई है, देवनागरी लिपि से आई है। ठीक है, अंग्रेजी ये रोमन लिपि है। ये कौन सी लिपि है, रोमन लिपि है। तो इनकी लिपि किसी शब्दों में नहीं थी, वो थी भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक कैसे, तो बच्चे यहां ध्यान से समझना, यानी ये अपनी बातों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते थे। जैसे ये चित्र देखोगे तो यहां देखो, ये कुछ विशेष चित्र हैं जो दर्शाते थे इनकी भाषा को। ठीक है, ये विशेष चित्र क्या है, ये इनके विशेष चित्र थे, विशेष चित्र हैं बच्चे, जिससे ये अपनी भाषा को दर्शाते थे। तो इसको बोलते हैं हम, इनकी लिपि कैसी थी, ये अपनी बातों को कैसे व्यक्त करते थे, ये करते थे भाव चित्रात्मक लिपि, और इसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफी। आज आप हिंदी लिखते हो, जैसे मैंने पानी को लिखा तो मैंने लेफ्ट साइड से लिखना शुरू किया बच्चे, इधर से लिखना शुरू किया और इधर की तरफ मैं लिखते हुए गया, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ मैंने लिखा। लेकिन बच्चे जो इनकी लिपि थी ना सिंधु घाटी की, ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं, यानी कि ये उल्टी लिखी जाती थी आज की देवनागरी लिपि से। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, इसका मतलब क्या हुआ, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी बच्चे, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ये इसकी पहचान हुई। बात आती है इनका जो समाज था, जो सोसाइटी थी, समाज जो था इनका वो था मात्र सत्तात्मक। ठीक है, मैट्रियार्ची थी, मतलब इनके यहां क्या बोलेंगे, मात्र सत्तात्मक समाज था। इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसे आप आज के टाइम में आज की सोसाइटी को बच्चे देखते हैं, आप आज की सोसाइटी से इसको कंपेयर करिए तो घर में किसकी चलती है बताएंगे एक बार। घर में चलने से मतलब होता है घर के मुख्य डिसीजन लेने में जो काम है, बाहर के समाज से जुड़े हुए फैसले लेने के लिए घर में कौन फैसले लेता है बताएंगे, आज के हिसाब से बताएंगे बच्चे, मैक्सिमम केस में। तो ऐसा नहीं है, मतलब घर में मम्मी की चलती है, किसी किसी की मम्मी की चलती है, वो बात अलग है। और लेकिन हम अगर सोसाइटी को देखते हैं तो आज भी अगर आप देखोगे, आपका रिश्ता जब करेंगे तो आपके पिताजी करेंगे। ठीक है, आपके लिए लड़का देख के आएंगे, आपके पिताजी देख करके आएंगे। बाहर की डीलिंग्स, घर से बाहर की डीलिंग्स कौन करता है, पापा जी करते हैं ज्यादातर। बेशक घर में मम्मी की चलती है, वो बात अलग है ना। तो ये क्या है, ये समाज को दर्शाता है। तो उस समय सिंधु घाटी में समाज कैसा था, वो था मात्र सत्तात्मक। उस समय के सभी महत्वपूर्ण फैसले कौन लिया करती थी, घर की औरतें लिखी जाती थी। उर्दू की बच्चे वो लिपि आपकी फारसी है, ठीक है, वो अलग बात होगी। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। पंजाबी ऐसे पंजाबी लिखते हैं, उसकी गुरुमुखी लिपि होती है। हर भाषा की एक लिपि होती है अपनी। ठीक है, चलो क्या बोलेंगे, समाज था आपका मात्र सत्तात्मक। ठीक है, जो घर थे, घर में ईंटों का प्रयोग होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। घर में ईंटों का प्रयोग जो होता था वो किस अनुपात में होती थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मार्क करके रखना। तो उनका ईंटों का प्रयोग का अनुपात था 4:2:1।
कितना अनुपात था? 4:2:1। सर जी सुमेरियन सभ्यता क्या है? बच्चे सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को बोलते हैं, जो आपकी इराक में थी। बिल्कुल नोट्स बनाओ बच्चे। देखो मैं बहुत कम चीजें आपको लिखाऊंगा, जरूरत है आप ध्यान देंगे तो हर एक चीज आपके समझ में आएगी। कभी भी आप इनको उठा करके देखोगे ना तो आप ये बोल दोगे कि हाँ जी ठीक है, मेरे देख के वो सारी चीजें याद है। जरूरत है तो ध्यान से सुनने की। 4 क्या थी? इसकी लेंथ थी, ठीक है। और 2 क्या थी? इसकी ब्रेथ थी। और इसकी हाइट कितनी थी? वो थी 1। यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 था। आज की भी ईंट बच्चे आप जैसे देखते होगे, ईंट देखी आपने जिस पर भट्टे का नाम लिखा रहता है, बीच में लिखा रहा दीप, ऐसे भट्टे का नाम लिखा रहता है ना। तो उस ईंट की लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई उससे कम होती है, ऊंचाई उससे भी कम होती है। तो आप इस वाली जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। क्या बोलते हैं? हर एक मेरा दोस्त बोलेगा इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। तो घरों को बनाने में किसका प्रयोग होता था? 4:2:1 की ईंटों का। इसी को बोलते इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल का इस्तेमाल होता था। आज भी बच्चे दुनिया में इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल का इस्तेमाल होता है। इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल का मतलब है एक ईंट आपने ऐसे लगाई दीवार में, ऐसे लगाई, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर जो ईंटें हैं वो खड़ी ईंटें ऐसे लगा दी, खड़ी ईंटें लगा दी, तो इससे दीवार सबसे ज्यादा मजबूत होती है भूकंप वगैरह से बचने के लिए, है ना। तो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल का इस्तेमाल होता था, घर में ईंटों का अनुपात होता था। पवित्र पशु कौन कौन से थे इनके? पवित्र पशु की बात करते हैं तो पवित्र पशु था आपका बच्चे कुबड़ वाला बैल। बोलो एक बार, कुबड़ वाला बैल, जिसकी ये पूजा भी किया करते थे। बैल को कई बार बच्चे सांड भी बोलते हैं, वृषभ भी कहा जाता है, वृषभ भी कहा जाता है। कुबड़ वाला बैल, और साथ में लिख लेना श्रृंग युक्त, श्रृंग युक्त, श्रृंग युक्त पशु, ठीक है। बैल, बैल समझते हो ना। ऑक्स, ऑक्स भी है, नहीं गाय नहीं था बच्चे, गाय नहीं था, ठीक है। कुबड़, कुबड़ अभी दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे कुबड़ से आप कभी सोच रहे होंगे कुबड़ क्या है जी, तो कुबड़ होता है जैसे बैल में आपने देखा बच्चे, देखो ध्यान से, बैल में ये जो उठा हुआ है ना, ये आपका कुबड़ है, उठा हुआ कुबड़, ठीक है। कुबड़ वाला बैल, ये जो हिस्सा उठा हुआ है इसी को बोलते हैं कुबड़। तो वृषभ भी बोलते हैं इसको। जब आप हिंदी में भी संस्कृत पढ़ रहे होंगे ना, तत्सम 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 तद्भव जैसे शब्दों को पढ़ेंगे तब आप जानोगे बैल को वृषभ भी कहते हैं। और जैसे मैंने एक शब्द लिखा है ना यहाँ आपका, एक शब्द लिखा बच्चे मैंने यहाँ श्रृंग, श्रृंग का मतलब होता है सींग, ठीक है। तद्भव भाषा में उसको बोलते हैं सींग, और तत्सम संस्कृत में उसको बोलते थे क्या? श्रृंग, सींग बोलते थे, ठीक है। तो ये पवित्र पशु था इनका, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आकृति कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की? आकृति मतलब जो इसकी जगह है फैली हुई, हमने देखा सिंधु घाटी पर फैला हुआ है, इधर हिंडन पर फैला हुआ है, ठीक है, उधर कश्मीर में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ। तो इस वाले आकृति को हम बोलते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप में थी, त्रिभुजाकार थी। कैसी शेप में थी? सभी बच्चे बोलेंगे ट्रायंगुलर, यानी त्रिभुजाकार थी। शेप कैसी थी इसकी? त्रिभुजाकार। बिजनेस की बात करते हैं, इनका व्यवसाय क्या था? इनका व्यवसाय क्या था? तो इनके व्यवसाय की बात करते हैं तो जिस चीज से ये खाते कमाते थे, व्यापार मतलब जिससे इनका खर्चा चलता था, तो व्यवसाय की बात आती है बच्चे, वो था कृषि और व्यापार। कृषि और व्यापार। भैया जी अगर दो ऑप्शन आ गए, दो ऑप्शन आ गए, एग्रीकल्चर भी आ गया और बिजनेस भी आ गया, हम क्या चुनेंगे? हम क्या चुनेंगे? बच्चे जीविका का साधन बेशक इनका कृषि था, लेकिन पैसा जो कमाते थे, जब ये मेसोपोटामिया की सभ्यता को, मैंने बताया ना कल, सुत कांगे डोर बंदरगाह से व्यापार करते थे ये लोग, तो ये जो पैसा कमाते थे ये इसी का व्यापार करते थे। क्या ऐसी क्या चीज थी इनके पास? ऐसा क्या था व्यापार करने के लिए? कपास। क्या था बच्चे? कपास। तब आपको आंसर हमेशा दोनों ऑप्शन आए तो व्यापार चुनना होगा। क्या चुनना होगा? व्यापार के माध्यम से, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है बच्चे, स्कोर आपका बहुत शानदार स्कोर चल रहा है। सर जी व्हाइट पेन से लिखो, व्हाइट से लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा चॉइस बताते रहा करो तुम, है ना। बस मैं ये कहता हूं कि आप लोग जो है ना पढ़ लो बहुत अच्छे से, नहीं तो तुम्हारी चॉइस से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत?
ये बच्चे का कोई कमेंट दिखाओ, एक बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है शायद। संकी मोहित वाईटी पूछ रहे हैं, नवीन भैया पुरापाषाण काल में आग के बारे में जाना था, तो फिर सबसे पहले आग का प्रयोग कब किया? बच्चे, जाना मनुष्य था पुरापाषाण काल में, आग का प्रयोग उसने नवपाषाण काल में करना सीखा था जब पहिए का आविष्कार हुआ। जान पुरापाषाण काल में गया था, ओल्ड स्टोन एज में, और आविष्कार करना सीखा था जब उसने उसका प्रयोग करना सीखा था कि हाँ आग का प्रयोग भी होता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? व्यवसाय था इनका कृषि और व्यापार। जो बच्चे कैटेगरी थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो वर्ग थे वो वर्ग कौन से थे? वर्ग का मतलब है जैसे आज हम देखते हैं हमारे यहाँ मजदूर भी रहते हैं, सभी तरह के लोग हैं, आपके इंटेलिजेंट लोग भी हैं। तो बच्चे ये क्या है? इसको बोलेंगे जो वर्ग थे, वर्ग थे इसके विद्वान, विद्वान, योद्धा, एक योद्धा वर्ग था इसमें, विद्वान, योद्धा, व्यापारी वर्ग था जो लोग व्यापार करते थे, और एक था मजदूर जो लेबर है, श्रमिक वर्ग था। क्या था? एक था आपका लेबर, श्रमिक वर्ग था जो खेती आदि में जुड़ा हुआ रहता था। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी? इतनी सी बात में बच्चे फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, एक बार ध्यान से देख लेना। और आज की जो सारी चीजें आप पढ़ोगे आज क्लास के बाद में इसके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन, और बच्चे 10 क्वेश्चन है, 10 में से 10 का जवाब अगर दे दोगे तो मैं ये मानूंगा कि मेरा आपको पढ़ाना सफल हो गया है। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो मैंने आपको बताई बच्चे कुछ चीजें, शुरू से करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, क्षेत्रफल 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, 2 टीलों में विभाजित थे, सिर्फ धौलावीरा को छोड़ करके। ठीक है, और लिपि थी इनकी पिक्टोग्राफी, लिखना ये जानते नहीं थे, चित्रों के माध्यम से ये अपनी बातों को दर्ज करते थे। ठीक है बच्चे, जो आप 4 बता रहे हैं ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वो हम आगे वैदिक सभ्यता में बात करेंगे उनकी, है ना। चलो, समाज था मात्र सत्तात्मक, घर में ईंटों का प्रयोग करते थे, किस अनुपात में? 4:2:1 में। इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल। पवित्र पशु था इनका कुबड़ वाला बैल, सरंगयुक्त पशु भी जिसको कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल फैला हुआ है उसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें वो है ट्रायंगुलर शेप में, त्रिभुजाकार। व्यवसाय है इनका कृषि और व्यापार। वर्ग था, इनसे सभी से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चे, अब आते हैं महत्वपूर्ण बात पर, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो आईवीसी है, इसके प्लेसेस, जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं सभ्यता के स्थल, सभी महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। ठीक है, और इतना विशेष पढ़ेंगे कि शायद आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा हो। ठीक है सर जी, व्यापारी को वणिक भी बोलते हैं। हाँ, वणिक तत्सम का शब्द है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बनिया। क्या बोलते हैं? बनिया बोलते हैं। तो इस बात में बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो कोई कोई विद्वान साथी जो मेरे हैं ये क्लास में कि सर जी थोड़ा मंदा चलो, तो पहली चीज तो मंदे तेज की बात आप किसी भी अध्यापक से ना बोलें, क्योंकि बच्चे अध्यापक जानते हैं कि उनका आपका जो सिलेबस है वो कब पूरा करवाएंगे, और समय से सारी चीजें पूरी होंगी, है ना। तो आप बेवजह क्यों परेशान होते हो कि जी थोड़ा मंदा चल दो, थोड़ा तेज चल दो। एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि सारी चीजें ठीक चल रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बच्चे स्थल नोट करना, पहला स्थल मैं आपको बताता हूं हड़प्पा। पहले मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। हड़प्पा कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। कहां है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। और यहां लिखना इसकी खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में इसको खोजा गया। किस नदी के किनारे है? यहां नदी लिखना रावी नदी के किनारे है। और कौन व्यक्ति इनके खोजकर्ता थे? दयाराम साहनी। क्या बोलोगे? दयाराम साहनी। ये 2-3 से ही प्रश्न पूछता है। अगर वर्ष महत्वपूर्ण है तो वर्ष बस 2-3 के ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? 1921 में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दूसरा है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, अच्छा बताओ मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो ये शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? ये भी पाकिस्तान में। ठीक है, खोज इसकी 1922 में हुई। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। और व्यक्ति कौन है इसके खोजकर्ता? थे आपके आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। बस बनर्जी नाम याद रखना है आप लोगों को। खोजकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी। देखो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश नाम बता रहे हैं, कुछ चाइनीज बोल रहे हैं, है ना, तो इसलिए ध्यान देना चीजें। ठीक है, अभी बताऊंगा सारी चीजें। मोहनजोदड़ो 1922 में। तीसरा है आपका चनहुदड़ो। क्या बोलेंगे? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहाँ है भैया? वर्तमान पाकिस्तान में है। खोज इसकी 1931 में हुई। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और व्यक्ति कौन थे? गोपाल मजूमदार, जी मजूमदार। बस मजूमदार नाम याद रखना है आपको।
गोपाल मजूमदार ये खोजकर्ता हैं। लेकिन जो उत्खनन किया, एक्सकेवेशन जो किया, इसका खुदाई जो की, एक्सकेवेशन, तो एक्सकेवेटर कौन है? तो उत्खननकर्ता भी इसके इंपॉर्टेंट हैं। उत्खनन किया था किसने? उत्खनन बच्चे याद रख लेना, ये नाम है जनरल मैके थे। मैके याद रखेंगे सिर्फ। कौन है? मैके। सर जी जब आप प्रश्न पूछेंगे तो पोल लगवाना, बिल्कुल लगवाएंगे दोस्त, वादा वादा। ठीक है, वर्तमान आकृति की बात नहीं कर रहा बच्चे में। वर्तमान में तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल भी लगभग 20 लाख हो चुका है, लेकिन कभी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। ठीक है, यहां देखेंगे ध्यान से, अगली बात पर आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बच्चे ने बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है, जो मैं अभी आगे आपको बताता, लास्ट में ओवरव्यू दूंगा उसका। जो काल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये माना गया है बच्चे 2700 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सर्वमान्य कथन विद्वानों द्वारा जो है आईवीसी का काल, हर बच्चा बोलेगा 2700 बीसी से लेकर के 1750 बीसी, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, चनहुदड़ों के बाद में बात आते हैं। चौथा स्थल है आपका बच्चे रोपड़। क्या बोलेंगे? रोपड़ कहां पड़ता है? तो इनकी यहां से प्रश्न बहुत बनता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ किस राज्य में स्थित है? कहां? पंजाब में स्थित है। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लेगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। किसके? सतलज नदी के किनारे स्थित है। और कौन व्यक्ति थे? यज्ञदत्त शर्मा और वत्स, दो व्यक्ति हैं इसकी खोजकर्ता, यज्ञदत्त शर्मा और वत्स। क्या जी ये सबके याद करने जरूरी हैं? बच्चे मैं बताऊंगा, सिर्फ ये 3 याद रख लेना, बाकी कुछ मत पढ़ना। बस ये 3 खोजकर्ता याद रखने हैं, बाकी खोजकर्ता आपके लिए बस एक बार देख लेना, ताकि कल अगर चांस बन गया किसी प्रश्न का तो आप उसको सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, चलो यहां से, अच्छा सॉरी मैंने गलत लिखा है, सॉरी 2700 मैंने गलत लिखा, 2500 बीसी। 2500 बीसी बच्चे कितना आएगा? 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। रियली सॉरी, रियली सॉरी, रियली सॉरी। कमेंट सेक्शन का यही फायदा होता है, तो इससे पता चल जाता है कि हाँ हम कहाँ एक छोटी सी गलती कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अगली बात पर आएंगे बच्चे। रोपड़ पंजाब 1953 सतलज नदी के किनारे स्थित है। आगे है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बोलूं जो पूछा जाता है, काली बंगन। काली मतलब ब्लैक, बेंगल मतलब चूड़ी, काली चूड़ियों के नाम पर बताऊंगा विशेषता इसकी। कहां स्थित है? राजस्थान में। कब? सेम जब रोपड़ की खोज हुई तभी। इसकी नदी बहुत महत्वपूर्ण है, घग्गर नदी के किनारे। अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा कौन पूछा जाता है? सबसे ज्यादा काली बंगन ही पूछा जाता है, घग्गर नदी के किनारे है। बालकृष्ण थापर और घोष नामक व्यक्ति इसके खोज करता है। बालकृष्ण थापर एंड घोष। ठीक है, कालीबंगन के बाद में बात आते हैं बच्चे छठे स्थान पर आपका आलमगीरपुर। बताओ आलमगीरपुर कौन सा स्थल था, पूर्वी या पश्चिमी? आलमगीरपुर ये आपका उत्तर प्रदेश में है बच्चे। हिंडन नदी, सिर्फ वर्ष याद रखने की जरूरत नहीं है, नदी याद रखें, हिंडन नदी पर है। और हिंडन नदी के आगे कौन खोज करता थे? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा, क्या बोलेंगे? यज्ञदत्त शर्मा। चलो भाई आगे, नेक्स्ट आगे चलेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तोल की इकाई क्या थी? तोल की इकाई बच्चे अगर मैं बोलूं तो उसका रेशियो था, तोल की इकाई का जो रेशियो था वो था 16 के अनुपात में। 16 के अनुपात में, ये उस बच्चे को बता रहा हूं मैं, 16 के अनुपात में थी। 16 का अनुपात कैसे होता है? जैसे दुगने में 1 2 4 8, फिर 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, फिर 160, फिर 200, फिर 320, इस तरह इनकी इकाई थी। ठीक है, चलो भाई आगे, नेक्स्ट आगे आएंगे। आलमगीरपुर हो गया हमारा। साथ में बच्चे जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं आपको खुद ही बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, वो सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। बनावली कहां पड़ता है? हरियाणा में। और किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी, अब वर्तमान में लुप्त हो चुकी है। और खोजकर्ता कौन थे इसके? बिष्ट इसके खोजकर्ता थे। ठीक है, बनावली। 8 अगले पर आएंगे धौलावीरा, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यहां जल प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे हम, उन्नत जल प्रणाली। धौलावीरा कहां था आपका बच्चे? धौलावीरा था गुजरात में। कहां? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे था। किसके? भोगवा नदी के किनारे था। और जेपी जोशी इससे जुड़े हुए हैं, जेपी जोशी जो इसके खोजकर्ता थे। धौलावीरा के बाद में आते हैं बच्चे राखी गढ़ी आ गया आपका। क्या आ गया? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल किस राज्य में पड़ता था? तो हरियाणा बोलना, हरियाणा। नदी कौन सी थी? सरस्वती, सरस्वती नदी। ठीक है, और सरस्वती नदी और साथ में एक नदी थी द्वसदती नदी। दोनों ही नदी जो है वो लुप्त हो चुकी हैं। और व्यक्ति कौन है? अमरेंद्र।
कौन है? व्यक्ति थे आपके अमरेंद्र नाथ, अमरेंद्र नाथ और सूरज भान। क्या बोलेंगे? अमरेंद्र नाथ और सूरज भान इसके खोजकर्ता है। तो बच्चे मैंने बोला ना, बाद के खोजकर्ता बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, ये स्थल किस राज्य में स्थित है और साथ में किस नदी के किनारे स्थित है। क्या बोलेंगे? किस नदी के किनारे स्थित है। तो अब बात आती है बच्चे राखीगढ़ी हरियाणा, ये कहाँ? सरस्वती। और कहाँ पड़ता है आपका? खोजकर्ता सॉरी अमरेंद्र नाथ थे। फिर आता है आपका 10 लोथल। क्या बोलेंगे? लोथल आता है। और लोथल कहाँ पड़ता है आपका? लोथल बच्चे इंपॉर्टेंट है, गुजरात में और भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। व्यक्ति कौन थे? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव वो व्यक्ति थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। गुजरात के बारे में विशेष बात क्या है? गुजरात के बारे में विशेष बात है, ठीक है सर जी, कालीबंगन की खोज 1951 में हुई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कब मना कर रहा हूँ, बिल्कुल हुई है। ठीक है सर जी, मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा का शब्द है? बच्चे सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का अर्थ है, जिसका हिंदी में अर्थ है मृतकों का टीला। पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है ना? तो यहाँ आ जाएंगे लोथल गुजरात, और गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल मिले, सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो भाई आगे नेक्स्ट। ऐसे नहीं बोलते हम एक दूसरे को जैसे तुम बोलते हो, गलत बात है, फिर तुम्हें मुर्गा बना के सॉरी बुलवाऊंगा मैं तुमसे, ऐसे गलती करोगे तो। चलो वेरी गुड बच्चे। जो प्रैक्टिस सेट थे ना आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले, वो प्रैक्टिस सेट आपके अभी 3 दिन तो यूट्यूब पर देखो, ये क्लासेस चल रही हैं। तो आपका कल और चलेगी यूट्यूब पर क्लास, तो फिर 30 तारीख से आपका प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगा। जो टाइम टेबल है आपको वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका जीएस का, आपका मैथ का, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट किस टाइम होंगे, है ना? ठीक है, चलो आगे आएगा, आगे आएंगे बच्चे। बच्चे भारत में, भारत में, भारत में नेक्स्ट आगे आएंगे। अब आते हैं इसके स्थलों का बारीक अध्ययन करना। जैसे सबसे पहला स्थल नोट करो हड़प्पा। लेकिन आप लोगों का काम क्या रहेगा? जैसे ही मैं स्थल बताऊंगा आपको बताना है इसकी स्थिति कहां है और किस नदी के किनारे है। इसकी स्थिति कहां है और किस नदी के किनारे है, सभी एक एक बच्चा। जब भी मैं किसी स्थल का नाम लूंगा तभी आपको बताना है, ठीक है? सर जी कालीबंगन की खोज 1951 बच्चे, मैंने बताया ना वो जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, विश्वास करो मेरा, फंसोगे। पता है, सिंधु घाटी सभ्यता एक इतना बड़ा विषय है कि इसके लिए आप एक विशेष पुस्तक, खाली एक किताब आ सकती है इसके लिए, एक पुस्तक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना? चलो हड़प्पा, हड़प्पा की बात आती है तो बच्चे बताओ ये क्या विशेषता थी इसकी? शहरी निवासी थे, शहरी निवासी। तो शहरी निवासी का मतलब होता है आपका, जैसे बच्चे एक तो होता है ग्रामीण, रूरल, रूरल आपके हो गए लोग ग्रामीण, अर्बन लोग थे ये लोग। कैसे थे? ये शहरी इनका निवास था। पूछता है हड़प्पा की जो संस्कृति थी वो कैसी थी, ग्रामीण थी या शहरी थी? आपकी बच्चे बोलिएगा आपसे कि रूरल थी या अर्बन थी, तो अर्बन थे ये लोग। कैसे थे? अर्बन, शहरी लोग थे, शहरी लोग थे, शहरी निवास इनका था। और जो इन्होंने अपने घर बनाए ना, वो सारे बनाए ग्रिड पद्धति से। घरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया? लिख लेना, ग्रिड पद्धति किसके लिए? घर निर्माण में। जो अपना घर ये लोग बनाते थे आर्किटेक्चर में, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का क्या मतलब था? जैसे बच्चे आपकी सड़क हो गई, सड़क हो गई ये चौराहे वाली सड़क, तो इधर रखते थे अपने घर, जैसे ये घर हो गए, ठीक है, ये घर हो गए इनके। तो घर के जो दरवाजे हैं वो किधर है? मुख्य सड़क की तरफ है। घर के दरवाजे किधर है? मुख्य सड़क की तरफ है। यहाँ घर हो गए, यहाँ घर हो गए। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से इधर सबके आमने सामने दरवाजे हो गए और घर हो गए। ये चौराहा होगा, ये रोड हो गई, ये सब क्या है? रोड है। तो ये ग्रिड पद्धति थी। ये क्या थी? ग्रिड पद्धति, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, तो आप लूनी लिख करके आ जाना पेपर में, है भाई? हम गलत बता रहे हैं तो लूनी लिख के आना। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ पगलुओ, मान जाओ। चलो भाई, शहरी निवासी थे, ग्रिड पद्धति घर निर्माण में ये प्रयोग में लेते थे। यहां से मिले हैं जले हुए गेहूं, जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य। गेहूं और जौ के साक्ष्य बोलो। जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं हमको हड़प्पा से। जो एविडेंस है आपके हड़प्पा से मिले हैं। मुद्रा बनाने में जो करेंसी थी, मुद्रा बोलते करेंसी को, मुद्रा बनाने में सेल खड़ी का इस्तेमाल करते थे। सेल खड़ी क्या होता है भैया जी? एक पाउडर होता है खड़िया जैसा। खड़िया देखिए, चौक, चौक,
तो खड़िया जैसा पाउडर, सेल खड़ी का प्रयोग करते थे। किसका? सेल खड़ी का प्रयोग ये लोग करते थे मुद्रा बनाने में, करेंसी बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट है, और जो इनका पश्चिमी टीला था, अब एक बात पे मुझे आंसर कर दो, पश्चिमी टीला समझ रहे हो क्या था पश्चिमी टीला? यस और नो? पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी, पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी। क्या ऐसे प्रश्न भी आएंगे भैया जी? हाँ, कई बार बच्चे स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देता है, स्टेटमेंट में बोल देता है हड़प्पा के बारे में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी, क्या पूर्वी टीले को इन्होंने सेफ नहीं किया हुआ था? वहां सेफ्टी वॉल नहीं बनाई थी? नहीं, नहीं। तो नगर कितने विभाजित था? ये था 2 स्थलों में बच्चे, पश्चिमी टीले में 2 टीलों में और पूर्वी टीले में विभाजित था। ठीक है, यही हम देखेंगे शवों को दफनाने की प्रथा का पता चलता है कि शवों को दफनाया जाता था, जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था। अभी पिक्चर भी दिखाऊंगा मैं आपको सारी, शवों को दफनाया जाता था। ठीक है, कछुए की हड्डी कहां से मिली है हमको? कछुए की हड्डी के साक्ष्य, कछुए की हड्डी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये भी हमको मिले हैं भैया हड़प्पा से। ठीक है, तांबे की इक्का गाड़ी, यानी एक खिलौना था, तांबे की इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी बच्चों का खिलौना। ठीक है, और साथ में कपास की खेती के सबसे पहले साक्ष्य, कपास की खेती, कपास की खेती के साक्ष्य कहां से मिले हैं हमको? वो मिले हैं भैया जी हमको हड़प्पा से। देख रहे हैं हड़प्पा कितना महत्वपूर्ण है। सर जी आपने बाल क्यों बढ़ाए हैं? बच्चे बताऊंगा किसी दिन, जब हम और आप मिलेंगे तब बताऊंगा बाल क्यों बढ़ाए, अभी पहले ये कर लें, है ना। और साथ में क्या है? महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, महिला के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र, गर्भ से निकलता पौधा, निकलता पौधा, इसका चित्र मिला। कभी ये सोचो महिला के गर्भ से पौधा कैसे निकला होगा जी? ये चित्र अंकन कर रखा उन लोगों ने, क्या बोल रखे हैं? उन्होंने चित्र अंकन किया हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ बच्चे, वो बात भी बताऊंगा यार, तुम तो आगे आगे चलते हो, तुम होशियार हो रहे हो, होशियार। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो पहले मुझसे हिस्ट्री पढ़ चुके हैं? एक बार पोल क्रिएट करना, पुलकित, एक यस और नो में एक बार बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो पहले हिस्ट्री मुझसे पढ़ चुके हैं? यस और नो में कर दो बस एक पोल। मैं जानना चाहता हूँ कितने बच्चे नए हैं। और नए बच्चे को धीरे 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 पता चलता है, नया बच्चा थोड़े दिन में कनेक्ट कर पाता है। यस और नो पोल में जवाब देंगे सभी लोग, पोल में। ऐसे लोग जो पहले हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो बहुत सारे लोग हैं, 56% लोगों ने पढ़ी नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, बहुत मजा आएगा। इतिहास देखो, अगर ये चीजें आपके समझ में आ रही है, प्राचीन इतिहास सबसे बोर होता है, मध्यकालीन इतिहास जैसे जैसे आता जाएगा, जैसे जैसे आधुनिक काल आता जाएगा, हिस्ट्री आपका सबसे सबसे बच्चे बोलते ना रुचिकर, सबसे पसंदीदा विषय अगर आपका कोई होगा, वादा करता हूँ इतिहास आपका सबसे पसंदीदा विषय बन जाएगा। ठीक है, ये प्रॉमिस है आप लोगों से। ठीक है, चलो आगे आएंगे। अगली बात आती है, ये तो हड़प्पा के बारे में बात हुई बच्चे सारी, क्या कि जले हुए गेहूं के साक्ष्य मिले हमको, मुद्रा बनाने में सेलखड़ी का इस्तेमाल करते थे, टीले 2 थे, पश्चिमी टीला पूर्वी टीला, पश्चिमी टीले को इन्होंने कवर कर रखा था, शवों को दफनाया जाता था, कछुए की हड्डी यहीं से मिली हमको, महिला के गर्भ से निकलते पौधे के साक्ष्य, कपास की खेती और तांबे की इक्का गाड़ी, ये सब यहीं से मिले। ठीक है, अब बात आती है आगे, आगे बात आएगी मोहनजोदाड़ो। क्या बोलते हैं? मोहनजोदाड़ो बोलते हैं या मोहनजोदड़ो बोलते हैं? क्या बोलेंगे? मोहनजोदाड़ो तो अंग्रेजी में बोलते हैं। ऋतिक रोशन की मूवी देखी है तुमने मोहनजोदड़ो? कभी उसमें सच मान लो, उसमें सारी चीजें वास्तविक नहीं दिखाई गई हैं। ठीक है, चलो मोहनजोदड़ो का बच्चे ये कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। सिंध क्षेत्र है ना पाकिस्तान का, सिंधी भाषा का शब्द है, सिंध क्षेत्र में ही मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, सिंधी भाषा का शब्द है। तो सिंधी भाषा के शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ है मृतकों का टीला। क्या बोलेंगे? मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ मृतकों के शव बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं, मृतकों का टीला इसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। ठीक है बच्चे, आपसे पूछेगा सिंध का बाग किसको कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है? सिंध का बाग कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहलाता है? हड़प्पा की
जुड़वा राजधानी कहलाता है। तो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कौन है? वो है मोहनजोदड़ो। यानी दोनों आपस में एक दूसरे की जुड़वा बहन समझ सकते हो आप, ठीक है। अरे नहीं, भूतों का टीला नहीं है, भूतों का टीला अपने पास से ही बना दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे, सिंध का बाग हड़प्पा की जुड़वा राजधानी हो गई, ठीक है। विशाल अन्नागार कहां से मिला है हमको? देखो, दो प्रश्नों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। विशाल अन्नागार, अन्नागार का मतलब क्या है कि ये थी आपकी एक ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब होता है बच्चे जहां आपका किसको, अनाज को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं। तो यहां एक बात आती है, विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। लेकिन बच्चे कभी भी पूछा जाए ना 12 कमरों वाला अन्नागार कहां से मिला, 12 कक्षों का अन्नागार कहां से मिला है, तब आंसर आपका मोहनजोदड़ो ना होकर के हड़प्पा हो जाएगा। समझे मेरी बात को, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपको विशेष तौर पर पूछे 12 कक्षों वाला अन्नागार, जो ग्रेट ग्रेनरी है, वो 12 जो आपके रूम्स थे वो हड़प्पा से, और सबसे जो विशाल मिला है यानी 150 गुना 70 मीटर वाला जो मिला, विशाल मिला था मोहनजोदड़ो से, ठीक है। विशाल अन्नागार, और यहीं आपसे पूछेगा विशाल स्नानागार, वृहत स्नानागार, ग्रेट बाथ कहाँ से मिला है? ग्रेट बाथ भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। ग्रेट बाथ मैं आपको दिखा देता हूं बच्चे, अन्नागार भी आपको दिखा देता हूं। देखो, ये है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का क्या मतलब है? जब इसकी शुरू में खोज हुई, तो शुरू में खोज हुई तो इसकी देखो ये सीढ़ी है, ये क्या है? ये है भैया आपकी सीढ़ी। तो पहले तो लोगों ने जब इसकी खोज हुई, अच्छा बताओ, जो ये विशाल आपका मिला था स्नानागार, इसमें कितनी सीढ़ियां थी? कौन बच्चा बताएगा? वो क्लास का सबसे शानदार छात्र होगा। तो यहां बच्चे आप देखोगे, पहले उन्होंने सोचा कि यार यहाँ दंगल वंगल तो नहीं होता था, कुश्ती वुस्ती होती हो, तो यहाँ राजा बैठता होगा, फिर राजा की तो सीट ही नहीं मिली, तो उन्होंने सोचा यार कुछ और होगा। जब इसको पूरी तरह से खोदा गया, पूरी तरह से जब खोदा गया, तो यहाँ साइड में मिला बच्चे ड्रेनेज सिस्टम, पानी के निकालने की व्यवस्था, पानी के निकालने की व्यवस्था मिली, और साइड में मिले कुएं के साक्ष्य, कुएं के साक्ष्य। तो इन्होंने फिर क्या अंदाजा लगाया, अच्छा ये तो भैया बाथ के लिए है, ये तो किसके लिए है? बाथ के लिए है, नहाने के लिए है। तो बच्चे सीढ़ियों की संख्या पूछी जाए, 9 सीढ़ियां थी। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपका वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ, उसमें आपकी सीढ़ियों की संख्या कितनी थी? तो ये उत्तर की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से भी 9 सीढ़ी थी, और इधर साउथ की तरफ से भी ये भी 9 सीढ़ी थी, यहां भी सीढ़ी थी। लेकिन ये वाली सीढ़ी आप देख रहे हो, ये खत्म हो चुकी हैं। तो ये नमक का प्रभाव हुआ इस पर, मोहनजोदड़ो पर, जैसे कि सिंधु नदी में नमक के प्रभाव की वजह से ये वाली कहते हैं कि खत्म हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली थी, ये आप देखते हैं इसको, तो ये सुरक्षित कैसे रखा इन्होंने? तो बड़ा जबरदस्त जिप्सम का इस्तेमाल किया था। किसका? जिप्सम का। जिप्सम काम करता है बच्चे, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो ना, CaSO4 × 2H2O। तो ये जो कैल्शियम सल्फेट है, ये क्या काम करता है? ये भूमि को वाटर प्रूफ बनाता है। दीवार ऐसे नहीं लगाते ऊपर, पीओपी लगाते हैं हाफ H2O में, तो पीओपी ये सब काम किसका करते हैं? सीलिंग ना आए। तो ये वाटर प्रूफ के लिए इन्होंने जिप्सम का इस्तेमाल किया था। और बच्चे ये था इनका अन्नागार, जहां ये आपके अनाज को सुरक्षित रखते थे। देखो ये ऐसे रूम बना करके, ये रूम बने हुए हैं, अन्नागार है, इधर से एंट्री करो, यहाँ कोस थे इनमें अंदर, और क्या करते थे? अपने अनाज को सुरक्षित रखते थे। ये ग्रेट ग्रेनरी है। क्या है? ग्रेट ग्रेनरी है, जिसका इस्तेमाल होता था। तो ये विशाल अन्नागार, और ये दोनों चीजें कहां से मिली हैं दोस्त? मोहनजोदड़ो से मिली हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नटराज की मूर्ति, नटराज मूर्ति नोट करेंगे अब कुछ चीजें। नटराज की मूर्ति, ठीक है। पशुपति, पशुपति अभी दिखाऊंगा मैं सबको आपको, पशुपति कौन है? पशुपति दाढ़ी वाले महादेव, दाढ़ी वाले महादेव कई बार इतिहास की किताबों पर छपे रहते हैं। दाढ़ी वाले महादेव, ये पुजारी थे, मतलब दरअसल में पुजारी की प्रतिमा थी। दाढ़ी वाले महादेव, ठीक है। और बुने हुए कपड़े, बुने हुए कपड़े का साक्ष्य, बुने हुए कपड़े का साक्ष्य, की बुनाई के बारे में भी मोहनजोदड़ो के लोग परिचित थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह हो गया। कांसे की नर्तकी, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको नोट करके रखना। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति, ठीक है।
कांसे की नर्तकी की मूर्ति, इसी को बोलते हैं ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, इसी को, कांसे की नर्तकी की मूर्ति इसी को बोलते हैं। और साथ में प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य, प्रत्येक मकान में कुआं, प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य, प्रत्येक मकान में जो एविडेंस मिला है कि हर किसी में आपका एक कुआं हुआ करता था। और साथ में बच्चे मलेरिया बीमारी के साक्ष्य, मलेरिया जानते हो ना, मलेरिया। तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण, कुछ विद्वानों का मत है कि मलेरिया रहा था। हालांकि मूलतः सभी विद्वानों माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का जो कारण है, विनाश का कारण थी आपकी बाढ़। क्या बताया? बाढ़। तो मलेरिया बीमारी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। और लोग मानते हैं कि ये बीमारी इतने बड़े स्तर पर फैल गई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बन गई। ठीक है, अब बात आती है बच्चे, यहां ध्यान से देखना, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। अब ये सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, जो मैं आपको बता रहा था। ये देखो, ये हैं आपके दाढ़ी वाले महादेव। कौन है? पहले आप एक बार ये चीजें नोट कर लोगे आराम से, तब दिखाऊंगा मैं आपको। पहले ये चीजें नोट कर लो जिस बच्चे ने नोट नहीं किए, और जब नोट कर लेंगे तो थम्स अप करके एक बार मुझे बता देंगे हाँ जी नोट कर चुके हैं। जल्दी से बताएंगे भैया, फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो भाई आगे चलेंगे। तो बच्चे यहां मैं आपको ये चीजें दिखा देता हूं एक बार। ये हैं दाढ़ी वाले महादेव। कौन है ये दाढ़ी वाले महादेव हैं। और ये है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, इसने सीधा हाथ ऐसे टिकाया हुआ है। अब आप इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ने लग जाओ तो इसके इस वाले हाथ में 26 चूड़ी थी, इस वाले हाथ में इसके 4 चूड़ी थी। तो ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। और ये वास्तविकता है, 26 चूड़ी है इसके लेफ्ट साइड में। हाथ, सीधे हाथ को जो ऐसे रखी है ना स्टाइल में, स्टाइल में जो रख रखी है इसने, तो ये है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। प्रश्न पूछा जाएगा जो नर्तकी की प्रतिमा मिली है वो किस धातु की बनी हुई थी? तो कांसे की, ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। किसकी? ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चे। जैसे यहां मैंने इस सांड दिखाया, ये है पशुपति। ये कौन है? पशुपति। और पशुपति के बारे में और ज्यादा विशेष रूप से आप जानेंगे तो बच्चे पशुपति की प्रतिमा के साथ में देखो यहां ध्यान से, ये आपका शेर, ठीक है, हाथी, गेंडा, हिरण, इनके चित्र मिले हैं। ठीक है, तो बड़े ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो कभी नहीं पूछे जाएंगे, कभी नहीं। आप विशेष तरीके से पढ़ेंगे तो ये पशुपति थे। आगे प्रश्न करेंगे स्वास्तिक चिन्ह, जिनको आप सतिया कहते हो ना, सतिया, ऐसे नहीं कहते गांव में सतिया रखे जा रहे हैं जी। तो सतिया रखे जा रहे हैं का क्या मतलब है? तो ये बात आपको याद रखनी है, स्वास्तिक चिन्ह होता है। और स्वास्तिक चिन्ह मैं इतिहास में आपको बताऊंगा, ये हिटलर ने भी इस्तेमाल किया था। इसका पुराना पुराना संबंध है इतिहास से। ठीक है, स्वास्तिक। ये देखो, ये चित्र क्यों भैया जी लगा रखा है यहाँ? तो देखो मोती है, ये मन का है। क्या है? मन का। और मन का आपके नाम कई बार आपने सुना होगा, मन का। बहुत सारा बच्चा नहीं जानता है मन का क्या होता है। तो जब बच्चे कोई मोती होता है ना, मोती, तो मोती को, मोती से धागा कब पिरोगे? धागा तब पिरोया जा सकता है ना, पहले मोती में एक छेद करना होगा, मोती में एक सुराख करना होगा। और इसी सुराख करने को बोलते थे मनका बनाने के कारखाने, यानी कि मोती में सुराख करने के कारखाने। क्योंकि आभूषण सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बहुत बच्चे इस्तेमाल होंगे, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे ये सारी चीजें। देखो ये युगल समाधि है, युगल समाधि। युगल का मतलब क्या है? ये तो हो गया भैया आदमी, और ये कौन हो गई? ये हो गई औरत, यानी मेल एंड फीमेल। देखो ये इसी को देख रहा, मरे हुए भी दिख रही है। इसकी नजर कहाँ है? इसकी नजर इसी पर है, जैसे अब भी इसको डराना चाह रहा है ना, इसको अब भी प्रताड़ित करना चाह रहा है। ये युगल समाधि है। स्त्री और पुरुष ये सब के बारे में बात करेंगे, कहां से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, ये है आपका, जैसे बच्चे ये आपका युगल व्यक्ति है, मरा हुआ कंकाल है। ये देखोगे कुत्ता पड़ा हुआ है इसके पास में, तो कुत्ते के साथ ऐसे मिली है समाधि। ऐसे वहां पता चला कि कुत्ते के समाधान मनुष्य के साथ मिले। ये देखो रिचुअल्स, जैसे आज भी फोड़ा जाता है, मनुष्य का जो सामान है, जो प्रिय वस्तु है उसके पास रखी जाती है। तो उसका प्रिय ही तो था, पहला पशु जो पालतू था वो उसका प्रिय पशु था, तो ये उसके पास रखा गया है ना। तो अभी आगे चलेंगे, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे मिली हैं जिनसे हम ये कहते हैं कि ये मिला है। कैसे मिला होगा? तो इस तरह की चीज़ें हमको मिली हैं। तो ये स्वास्तिक चिन्ह हो गया, पशुपति, दाढ़ी वाले महादेव हो गए, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य हो गए बच्चे। ठीक है, ये सब कहाँ से मिला हमको? मोहनजोदड़ो से मिला है। अब बात आती है चनहुदड़ो की। किसकी?
चनहुदड़ो, बताओ मुझे चनहुदड़ो कहाँ स्थित है, हर बच्चा बताएगा। चनहुदड़ो क्या बोलोगे? लेकिन इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां कोई रक्षा प्राचीर नहीं थी। जो सेफ्टी वॉल्स थी ना पश्चिमी और पूर्वी टीले पर, यहां रक्षा प्राचीर नहीं थी, ठीक है। और सैंधव या बोलो सिंधु घाटी का, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर, क्योंकि यहाँ उद्योग धंधे बहुत होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर किसको कहा जाता है? वो चनहुदड़ो को कहा जाता है। क्यों? क्या होता था यहाँ? मनका बनाने के कारखाने। अभी बताया ना मैंने, मनका क्या होता है? मनका बनाने के कारखाने, मनका बनाने के कारखाने, ठीक है। और बच्चे यही बात आती है आपकी जो सौंदर्य प्रसाधन है, एस्थेटिक बोलते हैं जिसको आप, सौंदर्य शास्त्र, कॉस्मेटिक भी बोल जैसे बच्चे, सौंदर्य साधन, सौंदर्य साधन से मतलब है लिपस्टिक। अब मैं ऐसा फोटो नहीं लेकर आया हूँ, मेरे पास उसका कोई फोटो नहीं है कि वहाँ की कोई लड़की हो सिंधु घाटी सभ्यता की जिसने लिपस्टिक लगा रखी हो। तो सौंदर्य साधन में क्या क्या मिला? यहाँ लिपस्टिक मिली, ठीक है। लिपस्टिक, आईलाइनर मतलब काजल, काजल वगैरह ये सब जो है, लिपस्टिक मिल गई आपकी। बच्चे कंघा मिला, कंघा के साक्ष्य यहाँ से मिले, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात है वक्राकार ईंटों का। तो फैशन वैसन ये बहुत करते थे, वक्राकार, वक्र के आकार की, मतलब ऐसी ईंटें, डिजाइन वाली ईंटें, वक्राकार ईंटों का, ईंटों के साक्ष्य यहीं से मिले हैं हमको। आपसे कोई पूछे गोल ईंट कहाँ से मिली है, गोल ईंटों के बारे में हमको चनहुदड़ों से पता चलता है, ठीक है। और चार पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य, चार पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यहीं से मिले हैं, गाड़ी के साक्ष्य। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कंघा बना हुआ था, ये कंघा किस चीज का बना हुआ था? तो ये जो कंघा था सिंधु घाटी सभ्यता में चनहुदड़ों से प्राप्त हुए कंघी किसकी बनी हुई थी? हाथी के दांत की बनी हुई थी। किसकी? हाथी दांत की बनी हुई कंघी थी, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, गजब गजब गजब। आगे चलें, आगे चलें। इतनी बात में तो सौंदर्य प्रसाधन हो, आपका मन का बनाने का कारखाना हो, रक्षा प्राचीर किस नगर में नहीं थी? ना पश्चिमी टीले पर ना पूर्वी टीले पर, तो वो था आपका चनहुदड़ो। इसीलिए इसको यहाँ व्यापार बहुत होता था। ये सौंदर्य प्रसाधन तो इसको बोलते औद्योगिक नगर था। क्या था? औद्योगिक नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर आता है बच्चे आपका लोथल। क्या बोलोगे? लोथल। बताओ लोथल किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, और क्या बताया था मैंने आपको, किस स्थिति क्या है उसकी? तो ये था मानव निर्मित बंदरगाह। क्या था? मानव निर्मित बंदरगाह था एक। बंदरगाह किसको बोलते हैं? अब ये सारी चीजें बच्चे लगभग रिपीट होती रहेंगी। बंदरगाह मतलब गोदीवाड़ा मिला यहां से एक, गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा मतलब कुछ नहीं है, वो डॉकयार्ड को बोलते हैं जहां आपके जहाज वगैरह ये खड़े होते हैं। तो यहाँ व्यापार होता था। मैंने बताया था ना आपको ना, सुतकांगे डोर जैसे ये हुआ, ये सब आपके क्या थे? बंदरगाह थे। यहाँ पानी के रास्ते क्या होता था? व्यापार होता था। भोगवा नदी, एकदम ठीक आंसर कर रहे हैं सभी लोग, भोगवा नदी के किनारे। कुछ बच्चे रावी ना आंसर कर रहे हैं, रावी बच्चे ओनली हड़प्पा, रावी ओनली हड़प्पा, ठीक है, गुजरात में। मानव निर्मित बंदरगाह था और इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर यानी ये कॉमर्शियल सिटी थी। वो मैंने बोला वो इंडस्ट्रियल सिटी है, वो व्यापारिक नगर था चनहुदड़ो। ये है वो, सॉरी, चनहुदड़ो आपका औद्योगिक नगर था, वो इंडस्ट्रियल सिटी है। ये क्या है? ये कॉमर्शियल सिटी के नाम से जाना जाता है, व्यापारिक नगर बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां से क्या मिला? बाजरा, बाजरा चावल के साक्ष्य, और साथ में आटा पीसने की चक्की। क्या बोलोगे? आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य कहां से मिले हैं? वो मिले हैं हमको लोथल से, ठीक है, लोथल से हमको मिले हैं, ठीक है। दरवाजे देखो, यहां इंपॉर्टेंट बात है, दरवाजे, दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ, मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। आप ये बात कहेंगे ये क्या बात है? ये बात ऐसे है, देखो आपके गेट हैं बच्चे घर, जैसे आपके ये दगड़ा होगा, दगड़ा समझते हो नहीं? रास्ता, ये आपका रास्ता होगा। आपका यहाँ मकान है मान के चलो मेन रास्ते पर, ये आपका बच्चे यहाँ गेट है। तो गेट कैसे रखोगे? गेट घर में अंदर की साइड खुलेगा आपका, या ऐसे रास्ते पर? मान के चलो एक गाड़ी जा रही है इधर से, ये गाड़ी जा रही है भैया यहाँ से, ठीक है। अगर आपके गेट ऐसे हो गए, इधर की साइड खुलने लगे, ये गाड़ी भाग आ रहा है, इधर से आपके किसी बच्चे ने गेट खोल दिया, तो गाड़ी वाला तो रह जाएगा शीशे में ही बैठा हुआ, है ना। तो इनके जो दरवाजे वो मुख्य सड़क के, यानी कि नगर नियोजन इनका अच्छा नहीं था बिल्कुल भी।
अच्छा नहीं था। हम अगर अच्छा नगर नियोजन होता है तो हम अंदर की तरफ दरवाजे खोलेंगे, हमारा बच्चा अंदर की तरफ गेट खोल ले, पता चलिए वो किसी की जिंदगी ले डूबेगा अगर बाहर की तरफ। तो इनके मुख्य तरफ, मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। मुख्य सड़क की तरफ का मतलब नगर नियोजन इनका अच्छा नहीं था। बात समझ रहे हैं? तो इसको बोलते हैं। और बाकी कोई और भी था नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में बाकी लोग समझदार थे, उनके सबके दरवाजे अंदर की तरफ ही खुलते थे। वो रोड पे चलने वाले को पता चलिए ऐसा गेट खोल दिया, उधर से गाड़ी आ रही है, किसी ने गेट खोल दिया अंदर से, भट भट भट, तो दिक्कत हो जाएगी ना ऐसे तो। इसी में है बच्चे आपका, इसी में आता है आपका बिल्ली का पीछा करते। बिल्ली, अरे सॉरी सॉरी, बिल्ली का पीछा करते तो मैंने बच्चे गलत बोल दिया आपसे। बिल्ली का पीछा करते हुए मैंने आपको बताया नहीं। बिल्ली का पीछा करते हुए बच्चे उसमें नोट कर लेना, बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के चिन्ह, पीछा करते कुत्ते के चिन्ह, इससे ऊपर लिखना करते कुत्ते के चिन्ह, ये मिस कर गया मैं, सॉरी, कुत्ते के चिन्ह। बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के चिन्ह, यानी बिल्ली भाग रही है और उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है। क्या भाग रहा है? कुत्ता भाग रहा है। ये मिला था हमको चनहुदड़ों से। कहां से? चनहुदड़ों से। तो एक बच्चे ने एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था मुझसे, देखो सुनना। उसने क्या पूछा था? उसने पूछा था, भैया जी ये कैसे पता चला कि बिल्ली के पीछे ही कुत्ता जा रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कुत्ते के पीछे बिल्ली जा रही है। तो दरअसल में क्या था, वहां एक कच्ची ईंट मिली, कच्ची ईंट पर पहले बिल्ली के पंजे का चिन्ह है छोटा, उसके ऊपर कुत्ते के पंजे का चिन्ह है, जिससे ये बात साबित होती है कि जो कुत्ता ही पीछा कर रहा था बिल्ली का। ठीक है? उसने सोचा, ठीक सोचा उसने, तो दो पैर है ऐसे, ये कैसे पता चलेगा, मान के चलो कि कुत्ता इसके पीछे है, ऐसा भी तो होता बिल्ली इसके पीछे हो, है ना। चलो, तो दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, किसके? लोथल नगर के। किसके? लोथल नगर के खुलते थे। और बच्चे, तीन युगल समाधि कहां से मिली है? अभी बताई मैंने, तीन युगल समाधि कहां से मिली है? तीन युगल समाधि का मतलब होता है कि यहां सती प्रथा का सबसे पुराना साक्ष्य है। आगे इतिहास में मैं आपसे पूछूंगा बच्चे, सती प्रथा का सबसे पुराना साक्ष्य कहां से मिला था? जब हम विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है? गुरुजी, एक प्रश्न पूछा गया था कि संविधान में मोहर पर किसका चिन्ह? बच्चे, हाथी का चिन्ह था संविधान की मोहर पर। बाकी विषय के प्रश्न ऐसे बीच में मत पूछा करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। मेरे पास मैसेज करो ना आप लोग, मैसेज करो, और कोई ऐसा मतलब विशेष नहीं, ऐप वेब की कोर्स वोर्स की बात कोई मत करना। पता चले कोर्स की बात बता रहे हो मुझे, मेरा कोर्स ओपन नहीं हो रहा। मैंने बच्चों से बहुत रिक्वेस्ट की है, तो आप वहाँ इंस्टाग्राम पर जाकर के मैसेज कर सकते हो मुझे, ऑफिशियल नवीन शर्मा RWA। ठीक है? पुलकित इसमें टाइप कर देना एक बार, तो स्क्रीनशॉट ले लेना तुम इसका, तुम वहाँ मतलब जरूरी क्वेश्चन, बहुत जरूरी बात हो जो इसमें इसमें टाइप कर दो। हाँ, और तीन युगल समाधि हैं जो सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, यहीं से हमको मिलता है सती प्रथा का साक्ष्य। बच्चे, इस बात में कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है? इसके बाद है हमारा हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का स्केल, जो नापने वाले स्केल होते हैं, हाथी दांत का स्केल कहां से प्राप्त हुआ है? ठीक है? और यही याद रखेंगे, घोड़े की अस्थियां कहां से मिली हैं? घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, घोड़ियों की हड्डियों के साक्ष्य, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य बच्चे यहां से भी मिले हैं, सुरकोटड़ा से भी मिले हैं। क्या बोलोगे? सुरकोटड़ा, यानी सुरकोट जी बोलते, सुरकोटड़ी से भी मिले हैं घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य। सुरकोट जी कहाँ है? ये है आपका गुजरात। तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हमको? लोथल से। व्यापारिक नगर इसी को बोलते हैं। तीन युग्म समाधि यहीं से मिली हैं। शतरंज के खेल के बारे में कहां से पता चलता है हमको? शतरंज का खेल, शतरंज का खेल भारत में जन्म हुआ इसका, इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? ये लोथल स्थल हमें बताता है कि शतरंज का बच्चे जन्म भारत में हुआ, और लोथल के लोग इसको बहुत अच्छे से खेलते थे। ठीक है? मम्मी का मॉडल, मम्मी, मम्मी मूवी देखी है नहीं देखी? यस और नो? मम्मी, जैसे आदमी को मरने के बाद उसके शरीर पर लेप लगा करके उसके शव को बहुत दिन तक के लिए सुरक्षित रख दिया जाता था, तो ये मम्मी बोलते थे इसको। तो ये मम्मी के जो मॉडल हैं बच्चे, मम्मी का जो मॉडल है ये कहाँ से मिलता है हमको? लोथल से मिलता है। मम्मी जानते हो ना, मिस्र में, मिस्र की सभ्यता में बहुत प्रचलित थी। मिस्र की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की सभ्यता है। बहुत सारे बच्चे मम्मी भी नहीं जानते। अभी तुम्हारी लाइफ जस्ट स्टार्ट हुई है ना, धीरे धीरे सब कुछ जानोगे। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे 18, 18.5, 19 साल के हुए होंगे अभी, है ना। अभी तुम मूवीज भी नहीं देखते हो, इतिहास भी तुम नहीं पढ़ते हो, धीरे धीरे जानोगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, चलेंगे भैया आगे। तो शतरंज के खेल के बारे में ये सारी चीजें बताइए, किसके बारे में थी? ये सब लोथल के बारे में है। अब आ जाओ बच्चे, कालीबंगन स्थल। कालीबंगन, काली मतलब ब्लैक, और बंगल मतलब बैंगल। बैंगल मीन्स होता है चूड़ी। क्या होता है? चूड़ी होता है।
ठीक है। गुरुजी हमें मम्मी का नहीं पता, मम्मी का पता है। मम्मी चप्पल बजाती होंगी ना तुम में। दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती। बच्चे उसी माँ के मस्तक को ऊंचा करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। उस माँ का मस्तक कभी नहीं झुकना चाहिए जिसने सपना देखा है। कभी धोखा मत देना। ऐसा नहीं होना कि जबरदस्ती पढ़ रहे हो, किसी पड़ोसी को देख करके आप लोग पढ़ रहे हो कि पड़ोसी का बच्चा सेलेक्ट हो गया। नहीं, आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हाँ, मैं अपनी सफलता के लिए, अपने माता पिता के मस्तक को ऊंचा करने के लिए पढ़ रहा हूँ और मैं उनका नाम रोशन करूंगा। जो भरोसा वो आप पर जता रहे हैं ना कि हमारा चिराग है, हमारी मदद ये बच्चा करेगा, तो वो आपको करके दिखाना है। ठीक है, और वो होगा हर हाल में। कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दीनहीन बस्ती किसको कहा जाता था? और बच्चे काली बंगन में सबसे इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य। जुते हुए खेत कहाँ प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेतों के साक्ष्य। फिर बात आती है, जुते हुए खेतों में कौन सी फसल के साक्ष्य मिले थे? चना, एक तो चने के बारे में पता चला और एक सरसों के बारे में पता चला। ठीक है, ठीक है। और चूड़ी क्यों बोला गया हमने? क्योंकि यहां से जली और पकी चूड़ी मिली। जली हुई पकी हुई चूड़ियां, चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से, इसीलिए इसको बोला गया चूड़ियों का शहर। चूड़ियों का शहर। चने सरसों जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। ठीक है, लकड़ी का हल मिला, लकड़ी का हल मिला। ठीक है, लकड़ी का हल, लकड़ी का हल। लेकिन कहीं कई बार प्रश्न आएगा हल से। अगर आपसे पूछ लेगा बच्चे मिट्टी का हल कहां मिला? किसका? मिट्टी का हल। तो मिट्टी का हल साइड में निकलो, टेराकोटा वाला जो हल है ये मिला बनावली हरियाणा से। कहां से? मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है आपका, टेराकोटा का बना हुआ, ये बनावली से प्राप्त हुआ है। कहां से? बनावली से। तो कालीबंगन लकड़ी का हल। ऊंट की हड्डी, क्या बोलेंगे? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य। अच्छा, मैंने अभी एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताया था, कछुए की हड्डी के साक्ष्य कहां से मिले थे? बताओ एक बार। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिल गए, जुते हुए खेत मिल गए, लकड़ी का हल मिल गया। 7 हवन कुंड, 7 हवन कुंड के बारे में हमें कहां से प्राप्त होता है? तो ये भी हमें कालीबंगन से पता चलता है। काली बंगन, बंगन से मतलब बैंगल से याद रख लेना, बैंगल चूड़ी को ही बोलते हैं। ठीक है, बैंगल, काली बंगन। काली बंगन की स्थिति आप सभी जानते हैं बच्चे, कहाँ पड़ता है, किस नदी के किनारे, मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, है ना। ये आपका उत्तरदायित्व था कि आपको ये लिख करके बताना था। देखो, आप लगभग 10,000 बच्चे क्लास देख रहे हो और लाइक आपके 5700 है। ऐसा अन्याय आप कैसे ही कर सकते हो, है? अब फटाफट से कम टारगेट, अपने आस पड़ोस के ऐसे गर्दन पकड़ लेते हैं ना, गर्दन पकड़ लो अपने साथी की, बोल भाई क्लास देखने का हकदार तुम जब हो, जब तुम थम्स अप कर दो। इतनी तो बच्चे कर दिया करो। अभी नहीं भाई, शायरी वायरी का टाइम आएगा जब पेड क्लास में शायरी होगी। ऐसा जो बच्चा पैसा खर्च करेगा उसके लिए कुछ विशेष नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना इतना तो। चलो, तो बच्चे कालीबंगन जुते हुए खेतों के साक्ष्य, लकड़ी का हल, ऊंट की हड्डी यहां से मिले हैं। धौलावीरा, धौलावीरा, धौला मतलब सफेद, जैसे कह देते हैं ना गोरा, गोरा धौला, धौले रंग का भैया हमारा बालक। तो धौला मतलब होता है गोरा। क्या होता है? गोरा। तो धौला वीरा मतलब बोलते हैं कुएं को। तो कुएं, वीरा कुआ, धौला, सफेद कुएं नाम से पड़ा है इसका। और बच्चे यहां से सिर्फ एक और बस इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जल निकासी की व्यवस्था, जल निकासी का उचित प्रबंधन कहां देखने को मिलता है? बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में कहां मिला है? जल निकासी का उचित प्रबंध। ठीक है, ये था आपका धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में। जल कुंड का साक्ष्य कहां से मिले? जल कुंड के साक्ष्य, जल कुंड का साक्ष्य कहां से मिला? ठीक है, तीसरा है आपसे, सुनामी के साक्ष्य कहां से मिले? सुनामी के साक्ष्य कहां से मिले? सुनामी के साक्ष्य। और बच्चे एक है स्टेडियम के साक्ष्य। बच्चे अगर मुझसे कभी कुछ मिस हो जाएगा ना पढ़ाते टाइम, स्टेडियम के साक्ष्य, मान के चलो आज मैंने कुछ मिस हो गया, मैं हमेशा देखता हूं कि मैंने क्या पढ़ाया है। अगर मुझे लगेगा कुछ मिस हो जाएगा तो मैं अगली क्लास में बच्चे आपको जरूर वो चीज़ पॉइंट करा दूंगा। ठीक है, आपको उसके लिए कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मन का बनाने का कारखाना क्या लोथल से भी मिला था? बिल्कुल मिला था, लोथल से भी बिल्कुल मिला था। ठीक है, चलो आगे आएंगे। तो सुनामी के साक्ष्य, स्टेडियम कहाँ से मिला पुराना, यानी ये लोग खेल के बारे में भी जानते थे, ये धौलावीरा से मिला था। और धौलावीरा कितने में विभाजित था? क्या बोला था शुरू में? 3 टीलों में। बाकी नगर तो डिवाइडेड थे बच्चे 2 टीलों में। आपका वेस्ट टीला था और एक था ईस्ट टीला, लेकिन ये था 3 में। 3 कौन कौन से? एक पश्चिमी टीला हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका पूर्वी टीला, और एक कौन सा बताया था तीसरा? मध्य टीला, मध्य टीला।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर टीले की सुरक्षा प्राचीर अलग थी, हर टीले को सुरक्षित किया गया था और फिर तीनों टीलों को बाहर से भी सुरक्षित किया गया था। पहले तीनों को अलग अलग और फिर क्या किया गया, फिर बच्चे तीनों को इकट्ठे ये सुरक्षित किया गया। क्यों करते थे, वही मैंने बताया, बाढ़ वगैरह से बचने के लिए, विदेशी आक्रमण से बचने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और बच्चे यहां धौलावीरा से ही पता चला हमें, घर के निर्माण में लाल ईंटों का इस्तेमाल करते थे। कौन सी इस्तेमाल, लाल ईंटों का इस्तेमाल करते थे। एक बार तो आपका यूपी पीसीएस परीक्षा 2014 क्वेश्चन है, आपके सामने लेकर के आया हूं मैं, और बच्चे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चित्रकारी में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग करते थे। तो आपको याद रखना, लाल रंग का इस्तेमाल करते थे। किसका बोलेंगे एक बार, बोलो एक बार, लाल रंग का इस्तेमाल करते थे। किसका। बच्चे फ्री कंटेंट आपके लिए बहुत रहेगा, प्रैक्टिस चलाएंगे, पेपर के पहले दिन तक प्रैक्टिस चलाएंगे, और जो बच्चा जानता होगा वो जानता होगा, हमारा प्रैक्टिस सेशन जस्ट नॉट ए टिक सेक्शन नहीं होता, एक ऐसा सेशन नहीं होता इसमें टिक किया जाता। हम प्रैक्टिस सेशन में भी बच्चों को मैक्सिमम सिखाते हैं, मैक्सिमम। बोलो इस बात से सहमत हो या नहीं हो। अरे कुछ को मेरी शादी पड़ रही है, भैया मैं तुम्हें रसगुल्ले जरूर खिलाऊंगा, पढ़ लो, नौकरी ले लो, अगर तुम्हें रसगुल्ले नहीं खिलाए अपनी शादी के तो नाम बदल देना, है ना, जरूर बुलाऊंगा। जिसे नौकरी मिलेगी उसे बुलाऊंगा, ये सोच लेना, बाकी को नहीं बुलाऊंगा। तो ये 3 में विभाजित था बच्चे, इस बात को याद रख लेना। जैसे मैंने बताया था, रोपड़ स्थल है पंजाब का, रोपड़ स्थल है, यहां क्या मिला था, आदमी के शव के साथ में कुत्ता दफन हुआ मिला था। शव के साथ में, आदमी के शव के साथ में क्या, कुत्ता दफन कहां से मिला, तो आंसर लिखेंगे हमेशा ये आपका रोपड़ स्थल से मिला है। जैसे कश्मीर में बुर्ज होम है, कश्मीर में क्या है, बुर्ज होम, श्रीनगर के पास में, यहां से किसके साक्ष्य मिले हैं, इसको बोलते हैं हम प्लेस ऑफ बिच। क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ बिर्च इसको कहते हैं हम, और प्लेस ऑफ बिर्च का मतलब है यहाँ बिर्च के पेड़ों के साक्ष्य मिले हैं, बुर्ज होम से, बुर्ज होम से। तो ये बात आपको पता रखनी है बच्चे। रोपड़ हो गया, बुर्ज होम, प्लेस ऑफ बिर्च इसको बोलते हैं, मिट्टी का हल हो गया, ठीक है, बस इतना ही है। अब आ जाओ सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। मैंने बताया अभी आपको क्लास में ही कि पतन के कारणों में जो प्रमुख बात मैंने बताई कि जैसे मलेरिया का साक्ष्य मिल गया, बहुत से लोगों ने बोला कि बीमारी की वजह से हुआ, बहुत से लोगों ने बोला विदेशी आक्रमण की वजह से हुआ। किसकी वजह से, विदेशी आक्रमण की वजह से हुआ। बहुत सारे विद्वानों ने मत दिया, और कारण बहुत से सभी लोगों द्वारा जो मान्य है कि बाढ़ के द्वारा, क्योंकि सभी चीजें मैक्सिमम क्या मिली हैं, दबी हुई मिली हैं। तो कोई पिरल आई होगी जिसमें चीजें ऐसे दब गई। ठीक है, अब बच्चे बस आपके मात्र 1 मिनट और लूंगा, और उस 1 मिनट में आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बताने होंगे। पुलकित, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहले प्रश्न का जवाब दें। नहीं है बच्चे, 10 के 10 क्वेश्चन के जवाब देने हैं आपको। द हड़प्पास वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाद, मतलब किस, ये रहा, पहला पहला प्रश्न कहाँ गया, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भैया ये पहला क्वेश्चन क्यों नहीं रुक रहा भाई, रुक जाएगा, अब रुक जाएगा, ये थोड़ा जादू है स्क्रीन में, है ना। तो क्या बोलेंगे, पहला किसका सुमेल नहीं, आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के किनारे आपका बच्चे, हिंडन नदी के किनारे, मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में था, हिंडन नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात में, कालीबंगन क्या हरियाणा में स्थित था, नहीं भैया जी, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे आपका राजस्थान में स्थित था। कहां था, राजस्थान में स्थित था कालीबंगन। काली चूड़ी जुते खेत के साक्ष्य कहां से मिले, यहीं से मिले, कालीबंगन से, कोई मत भूलना इस बात को। और कालीबंगन के बारे में 1-2 चीज और लिख लो, एक है लकड़ी की नाली कहां से मिली, लकड़ी की नाली के साक्ष्य, लकड़ी की नाली, और जो आपके घर का फर्श है ना, उसमें डिजाइन ईंट, फर्श में अलंकृत जो ईंटें मिली, मानो फर्श के डिजाइन में नीचे ईंटों में डिजाइन बना रखे थे इन लोगों ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका एकदम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पहला प्रश्न है, दूसरा सॉरी, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, बोलो कौन सी वस्तु के उत्पादन में लोग सर्वप्रथम थे। बच्चे क्लास खत्म होने तक 9000 लाइक की डिमांड है, ये मान लो तुम, मेरी नहीं है, किसी और की डिमांड है। 9000 लाइक अगर तुमने कर दिए तो ये मानो कि भाई हाँ, क्लास तुम्हें समझ में आई है और प्रश्न आप लोग बना पा रहे हो।
प्रश्न बना पाओ जब भी महत्वपूर्ण बात है कि हाँ भाई क्लास का फायदा है। कपास के उत्पादन में प्रथम थे, इसी का व्यापार ये लोग करते थे। सुतकांगेडोर बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे, जो सबसे बड़ा बंदरगाह था, जो पश्चिमी स्थल भी था सिंधु घाटी सभ्यता का। तीसरा प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ करता था? ये वो यूपीपीएससी आपका बच्चे 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन हो जाते हैं। विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड फॉर पॉटरी इन हड़प्पा? तो क्या बोलोगे, कौन सा कलर था आपका? लाल रंग का इस्तेमाल करते थे। क्या बोलोगे? लाल रंग का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आएंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? बोलो। द फिगर विच डेटी वाज डेपिक्टेड बाय द पोस्चर ऑफ पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बोलो फटाफट, कौन है? कौन बोलेंगे? इंद्र, विष्णु, पशुपति। तो क्या बोलोगे? पशुपति देवता थे। कौन से थे बच्चे? पशुपति। अभी मैंने तस्वीर दिखाई थी आपको, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पशुपति। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? जो सर्वाधिक है बच्चे, सर्वाधिक नहीं, सर्वाधिक। ईस्टर्न साइड बता रहा, सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? सुतकांगेडोर, ये वेस्ट था बच्चे आपका दाश्क नदी पर। मांडा चिनाब नदी पर, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तैबाबाद था आपका बच्चे साउथ मोस्ट, ये क्या था? साउथ मोस्ट। साउदर्न था आपका कहां बच्चे? ये महाराष्ट्र में था। और बात आती है आलमगीरपुर ईस्ट, हिंडन नदी पर था। हिंडन नदी पर सबसे पूर्वी स्थल था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत गजब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? मैंने बताया सभी बटे हुए थे पश्चिमी टीले और पूर्वी टीलों पर, लेकिन ऐसा कौन सा नगर था जो आपका 3 भागों में विभाजित था? क्या लोथल था? क्या कालीबंगन? क्या धोलावीरा? या सुरकोटड़ा? बोलो एक बार, बोलेंगे सभी लोग। ये हुई ना बात, धोलावीरा धोलावीरा धोलावीरा। अरे पूरा बोला करो, अब तो मैंने तुम्हें सिखा दिया यार। ये बोलो ना धोलावीरा किस नदी पर, स्थल कौन सा, किस जगह पर, पूरा नाम बताया करो, सिर्फ धोलावीरा मत बोलो। बार बार चीजों को बोलोगे, जीएस का एक ही नियम है, जीएस का मास्टरमाइंड बनने का एक ही तरीका है, चीजों को बार बार रिवीजन, बार बार बोलना। और जब भी ध्यान आए धोलावीरा, पूरा बोलो धोलावीरा के बारे में जो जानते है ना। बोलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूपण प्राप्त हुआ है? पकी मिट्टी का, टेराकोटा का मिला है, मिट्टी का हल मिला है। ठीक है, बनावली से, रंगपुर से, कालीबंगन से या सुरकोटड़ा से? तो क्या बोलोगे भैया? बनावली हरियाणा से मिला है मिट्टी का हल, जो कि टेराकोटा मिट्टी का बना हुआ है। किसका? पकी मिट्टी का बना हुआ है। क्या ऐसा नहीं कुकड लिखा हुआ है ना, देखो अंग्रेजी ये इंग्लिश ट्रांसलेशन की वजह से होता है। हल को कुक थोड़ी कर सकते हैं, ये कोई आलू की सब्जी थोड़ी है। ठीक है, तो ये मेड आएगा। ठीक है, ऑफ मेड क्ले हैज बीन फाउंड। तो ये बच्चे वो करते हैं ना टाइपिस्ट, ट्रांसलेशन की वजह से हो जाता है। कभी कुछ अंग्रेजी पढ़ रहे हो, बोले कुकड, हल को कुक कर लिया, तो ये किसी कुकर में नहीं बन सकता, ना कढ़ाई में। तो ये क्या है? मेड बाई होगा। चलो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन होगा आपके सामने। बनावली हरियाणा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, जो इनका बच्चे अर्थव्यवस्था की ताकत थी, व्यापार था, कृषि थी, बढ़ईगिरी या चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन थे? क्या था? बोलेंगे क्या था आपका? बोलो सभी लोग। व्यापार 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 व्यापार, ये हुई ना बात। बच्चे बहुत जगह कृषि आंसर मिलेगा आपको। मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट मत भेजना ऐसा कि जिसमें तो कृषि लिख रखा, मुझे पता कई जगह कृषि आंसर है इसका, लेकिन सही आंसर इसका व्यापार है। क्या बोलेंगे? बिजनेस करते थे। और कौन सी चीज का बिजनेस करते थे भैया? क्या अफीम बेचते थे? क्या है? नहीं, कपास का बिजनेस करते थे। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? किस स्थान से मिला है? ईंटों पर जो कलाकारी कर दी, ईंटों पर। अभी एक ही क्वेश्चन में बताया मैंने आपको, जो ईंटों को अलंकृत कर दिया। फर्श पर जो ईंटें हैं उन पर भी टेक्सचर था इनका। क्या बोलोगे? कालीबंगन से बोला था ना, 2 फसल एक साथ ये लोग उगाते थे। जुते खेत में चना और सरसों के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। चना और सरसों के साक्ष्य यहीं से मिले हैं बच्चे, भूल मत जाना। लकड़ी की नाली यहीं से मिली है, लकड़ी की नाली के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और कभी जब पेपर दो ना और प्रश्न ना आए सिंधु घाटी सभ्यता से, तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार होगा मैं। प्यारे
गुड्डा एंड गुड़िया, इसका इसका बच्चे जिम्मेदार मैं होऊंगा। ठीक है गुरुजी, मैं बुलेट गिफ्ट करूंगा आपको। मेरे दोस्त, जिस दिन सिलेक्शन का एक मैसेज भेज दोगे ना, हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन पता क्या होता है? तुम्हारे अच्छे कमेंट्स, तुम्हारा वो पॉजिटिव रवैया जो हमें ताकत देता है। ठीक है, जैसे कल एक बच्चे ने कमेंट कर दिया, वो ये कह रहा बच्चा कि जी जो है इनमें तो बड़ा घमंड है मास्टर जी में। तो बताओ, अभी मतलब जो बच्चा मेरे पास इतने दिन से क्लास कर रहा होगा, 1 साल से ज़्यादा, कभी मैंने क्लास में किसी बच्चे से गलत तरीके से बात की हो है? मैं तो तू भी नहीं कहता यार, मैं तो तुमको तुमको कह करके बात करता हूँ है। मैं और टीचर्स की तरह कर लो जो बेबी कह के पढ़ाते हैं, बेबी बाबू कह के पढ़ाते हैं, उनकी तरह पढ़ाने लग जाऊं? मैं बहन भाई कह के आपको बोलता हूँ। तो मतलब सबसे अच्छी चीज़ होती है तुम्हारा पॉजिटिव रवैया, और हर अध्यापक के लिए वो कीमत रखता है कि आप कितनी सकारात्मक बातें करते हो। तो बस वही हमारी कीमत है बच्चे, बाकी तो सब कुछ फिट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी, कमाई धमाई सब कुछ सबका फिट है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इस एक चीज़ की। क्या बोलोगे, किसमें सिंधु घाटी सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले? बिल्ली के पीछे कुत्ता चल रहा है। तो सबसे सुंदर नगर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? धौलावीरा बच्चे, धौलावीरा लिख लो कागज पे एक साइड को। सबसे मलूक नगर धौलावीरा। अरे धौला मतलब बताया नहीं, सफेद बोलते हैं उसको, सफेद कुएं का नगर है वो। मलूक तो अपना आप ही हो जाएगा। चलो क्या बोलोगे, कहां से मिला है आपका? ये आंसर करो, 10 का आंसर करो बच्चे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो, बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे सभी बच्चे, एक एक बच्चा आंसर करेगा और अपना स्कोर बताएंगे सभी लोग, कितना स्कोर आपका रहा है। इसके बाद में आपकी ज्योग्राफी क्लास है बच्चे। ठीक है, थोड़ी सी जो देर हुई है इसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं आपसे। ठीक है, क्या आंसर करेंगे? बहुत बढ़िया, अभी भी आंसर नहीं कर रहे हो सभी लोग, आंसर नहीं कर रहे हो। क्या बोलेंगे? मैंने बोला बिल्ली, बिल्ली के पीछे पीछे कुत्ता जा रहा है, बिल्ली के पीछे पीछे कुत्ता भाग रहा है, ये कहाँ से मिला हमें? इसके पीछे जाने का साक्ष्य। तो कहाँ से बोलेंगे? चनहुदड़ो से मिला। कहाँ से? चनहुदड़ो से ये साक्ष्य हमको मिलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। बहुत मेहनत करो दोस्त, पढ़े आराम से परीक्षा क्रैक कर जाएंगे। ओके, जिन बच्चों ने अभी भी बैच ज्वाइन नहीं किया है, खाकी बैच हो या आयुष्मान बैच हो आपका लेखपाल के लिए, तो बच्चे सफलता का वादा दिलाते हैं, सफल करा करके मानेंगे। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, मैं अभी भी बोलूँगा उनसे पर्सनली, उन बच्चों को एडवाइस देना चाहूँगा कि वो लोग बैच ज्वाइन कर लें, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कुछ भी सोच रहे हैं सोचे ना। ओके, तो कल तीसरी क्लास में मिलते हैं आगे, और कल हम पढ़ रहे होंगे वैदिक सिविलाइजेशन को आपका, और आपका जो भी वैदिक काल था। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।